गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। मैंने बताया था कि एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होती है और किस तरीके से इसे डेवलप किया गया और इसकी नीड क्या पड़ी। उसके बाद हमने 3 केस कंसीडर किए थे। फर्स्ट वन जिसमें जो प्रेशर था उसकी वैल्यू थी 1, सेकेंड वन जिसमें प्रेशर की वैल्यू थी 0 एंड थर्ड वन जिसमें प्रेशर की वैल्यू थी 1/n। ओके, इसके बाद आगे की हम देखेंगे एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी x/m इज टू के पी की पावर 1/n। जैसा मैंने आपको बताया था, x है यहाँ पे मास ऑफ दी एड्जोबेट, मास ऑफ दी एड्जोबेंट, m है हमारा मास ऑफ दी एड्जोबेट, k है हमारा कांस्टेंट और उसके बाद में p है हमारा प्रेशर और उसकी पावर है 1/n। n है हमारा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो इसके आधार पे मैंने आपको बताया था कि किसी भी जो एड्जोबेट की एड्जॉर्प्शन की रेट होती है वो डिपेंड करती है कि उसका पार्शियल प्रेशर कितना है गैसों के लिए। क्लियर है? तो ये जो हमारी इक्वेशन थी ये गैसों के लिए थी, ये गैसेस को डिफाइन करती थी। आगे हम लिक्विड के लिए भी इसे कंसीडर करेंगे, देखेंगे। ओके, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद जो हमारी इक्वेशन थी उसका लॉग लेने पर क्या होता है देखते हैं हम। जब हम इसका लॉग लेते हैं तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी लॉग x/m इज इक्वल्स टू लॉग k प्लस 1/n लॉग p। अब इसके बीच में जब हम ग्राफ कंसीडर करेंगे, हमने तीनों पॉइंट्स का ग्राफ जब पहले खींचा था, तो यहाँ से अगर आप एक स्ट्रेट लाइन लेते हो लॉग x/m p की पावर 1/n से, तो आपको इतना एक इंटरसेप्ट मिलता है। तो ये जो इंटरसेप्ट है ये डिपेंड करेगा आपका लॉग k पर। लॉग k हमारा था कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट होगा और वो डिपेंड करेगा कि आपने किस टाइप की गैस ली है। ठीक है, तो इसी को अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि लॉग x/m लॉग k प्लस लॉग 1/n और लॉग p लॉग लेने पर जो हमारी इक्वेशन बनी है उसका ग्राफ हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये लॉग वाली एक्सप्रेशन का ग्राफ है x/m लॉग p, ग्राफ है अगेंस्ट लॉग x/m अगेंस्ट लॉग p प्रेशर के बीच में। ओके, और इतना हमारा इंटरसेप्ट है। जैसा मैंने कहा यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट है, सेम इंटरसेप्ट यहाँ पर है। और ये इंटरसेप्ट जो है ये डिपेंड करेगा कि आपके लॉग k की वैल्यू कितनी है, और जो स्ट्रेट लाइन आई है, जो स्लोप आया है, वो डिपेंड करेगा 1/n पर कि जो एड्जोबेंट है या आपने जो अधिशोष्य लिया है उसका पार्शियल प्रेशर कितना है। ओके, तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। लॉग x/m के मध्य खींचा गया ग्राफ जो कि लॉग p की पर अध्यारोपित है एक सीधी रेखा देता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, सीधी रेखा देता है जिसे स्लोप 1/n के बराबर है। जो कि इसका स्लोप है वो किसके बराबर है? 1/n। मैंने आपको बताया 1/n क्या है, जो भी आप गैस वगैरह लोगे उसका पार्शियल प्रेशर है। ओके, वह इंटरसेप्ट, और जो इसका इंटरसेप्ट है वो लॉग k के इक्वल है और लॉग k हमारा क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। ओके, चलो यहाँ पे आपका टॉपिक होता है एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म का क्लोज्ड। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विलियन द्वारा अधिशोषण। ये तो हमने अब तक किसके लिए पढ़ा? गैसेस के लिए। अब हम पढ़ेंगे विलियन, जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनके लिए हम पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन को जब हम एक्टिवेटेड चारकोल में डाल के शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो जो आपने सॉल्यूशन एसिटिक एसिड का लिया था उसके अंदर जितनी उसकी कंसंट्रेशन होती है वो कम हो जाती है। अब उसकी कंसंट्रेशन कम क्यों हो गई? क्योंकि जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट थे, ठीक है, विलेय के जितने उसमें अणु उपस्थित थे उनमें से कुछ अणुओं का अधिशोषण हो जाता है सक्रिय चारकोल द्वारा। ठीक है, तो उसकी सांद्रता विलियन में कम हो जाती है। ये एक उदाहरण है विलियन द्वारा अधिशोषण का। अब देखेंगे हम द्रवों के लिए एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब तक हमने जो आइसोथर्म पढ़ी थी वो गैसेस पर अप्लाई होती है और अब इसी चीज को अप्लाई करेंगे लिक्विड्स पर। क्लियर है? तो देखो सिंपल सी बात है, गैस के लिए हम लोग टर्मिनोलॉजी लेते थे, नंबर ऑफ मोल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल या फिर पार्शियल प्रेशर ले लेते थे और इस तरीके से ले सकते हैं। लेकिन जब हम द्रव की बात करते हैं, किसी सॉल्यूशन की बात करते हैं, तब हम कंसंट्रेशन की टर्मिनोलॉजी काम में लेंगे, सांद्रता की। क्लियर है? तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे प्रेशर था बस उसको रिमूव करके हमें उसकी जगह पे कंसंट्रेशन लगा देना है। बाकी सारी की सारी चीजें ऐसी रहेंगी, ग्राफ भी तीनों सेम रहेंगे, इंटरसेप्ट वाला ग्राफ भी सेम रहेगा, तीनों चीजें सेम रहेगी। ओके, चलो तब हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी? x/m इज इक्वल टू kc की पावर 1/n
एन, मैंने बताया पी की जगह पे सी आ जाएगा और यहाँ पे सी जो है वो आपकी क्या है, सांद्रता या फिर कंसंट्रेशन। लॉग एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1 अपॉन एम लॉग सी, ये आपकी लॉग वाली इक्वेशन हो गई। क्लियर है? फिर वही सिंपल सा कि जो लॉग एक्स अपॉन एम है ये आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म है किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट एंड मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, कि भाई कितने सरफेस एरिया ऑफ मास पे कितनी सांद्रता अधिशोष्य की आके अधिशोषित हो सकती है, मतलब कितनी सांद्रता में अधिशोष्य के अणु आके अधिशोषित हो सकते हैं। वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो निर्भर करेगा भाई कि एक तो उसका जो हमारा कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कितनी, दूसरा उसकी सांद्रता कितनी है, उसकी सांद्रता कितनी है उस बात के ऊपर निर्भर करेगा। आगे चलते हैं। तो ये टॉपिक भी क्लोज होता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है अधिशोषण के उपयोग। इसमें मैं मेन बता रहा हूँ, बाकी जनरल से आप अपने आप से भी अंडरस्टैंडिंग से पढ़ सकते हो। मेन इसके अंदर कौन कौन से, फर्स्ट है आपका गैस मास्क। गैस मास्क आप लोगों ने देखा होगा कई सारी मूवियों में। जैसे मैं बता रहा था स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है अधिशोषण के उपयोग। तो यहाँ पे गैस मास्क है आपका फर्स्ट उपयोग। जैसा आप लोग देखते हो कई सारी मूवीज में भाई गैस फैल जाती है जहरीली और फिर मास्क पहन के कुछ लोग चले जाते हैं। तो वो जो मास्क होता है उसके अंदर होल के यहाँ पे एक्टिवेटेड चारकोल भरा हुआ होता है, सक्रिय चारकोल। ठीक है, सक्रिय चारकोल क्या करता है, सक्रिय चारकोल क्या करता है, जब गैस उससे प्रवाहित होती है तो वो गैस को अधिशोषित कर लेता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें तो अमोनिया गैस आप लोगों ने देखी है। जब अमोनिया गैस को हम पानी के अंदर डालते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। ठीक है, लेकिन उसी अमोनिया गैस को जब हम सक्रिय चारकोल के ऊपर डालते हैं तब उसका अधिशोषण होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक उदाहरण दिया मैंने आपको भाई कि गैस मास्क के अंदर किस तरीके से हमारा एब्जॉर्प्शन का उपयोग होता है। इसके बाद है इन डाइंग ऑफ क्लोथ्स। डाइंग का मीन्स है जो आपकी कपड़ों की रंगाई वगैरह होती है उसके कलर्स को पक्का करने के लिए हम लोग काम में लेते हैं फिटकरी। जब कलर करने के बाद में जितने भी एक्सेस अमाउंट ऑफ डाई के पार्टिकल होते हैं उसमें फिटकरी डालने पर क्या होता है, फिटकरी उन सबको रेसिपिटेट कर देती है, कलर नीचे बैठ जाता है, बाकी जो कपड़ों पे लगा हुआ कलर होता है वो पक्का हो जाता है। उसके बाद है इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि नमी को हटाने के लिए लेबोरेटरी में एक इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, डेसिकेटर। डेसिकेटर के अंदर क्या करते हैं, हम उन चीज़ों को रख के ठंडा करते हैं जिसमें हम नहीं चाहते कि मॉइस्चर हो, क्योंकि डेसिकेटर जो होता है उसके अंदर क्या होता है, नीचे की तरफ कैल्शियम क्लोराइड रखा होता है या फिर सिलिका जेल रखा होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, जस्ट सपोज करो आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो जिसके अंदर अगर मॉइस्चर आ जाए तो आपके वेट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी आ सकती है, तो आप नहीं चाहोगे कि मशीन के अंदर मॉइस्चर का वेट आए। तो इस सिचुएशन को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके अंदर से टोटल मॉइस्चर रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करोगे, उसको आप ओवन में रखोगे, उसको हीट करोगे, जितना भी उसमें मॉइस्चर होगा सब वेपराइज होकर उड़ जाएगा। सेकेंड टाइम क्या होगा, अब इसे वे करने के लिए जब हम इसका वजन लेंगे तो मशीन पे डायरेक्टली तो रख नहीं सकते क्योंकि ये गर्म है। अब इसे हम एयर में भी ठंडा नहीं कर सकते क्योंकि ये अगेन मॉइस्चर को क्या करेगा, गेन कर लेगा। तो मॉइस्चर गेन ना करे तो इसलिए हमको इस तरह की एयर में इसे ठंडा करना पड़ेगा जहाँ पे मॉइस्चर ना हो। तो एक खास तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है डेसिकेटर, जैसा मैंने आपको बताया, कांच का होता है, इसका ढक्कन होता है और उसमें कैल्शियम क्लोराइड भरा होता है, उसमें रख के हम इन्हें ठंडा करते हैं, जिससे कि जितनी भी उसके अंदर एयर होती है उसमें जितनी भी मॉइस्चर होती है सबके सबको कैल्शियम क्लोराइड एब्जॉर्ब कर लेता है और बना लेता है, अनहाइड्रस फॉर्म से हाइड्रस फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है इन रिमूवल ऑफ मॉइस्चर, हो गया रंगीन अशुद्धियां हटाने में। रंगीन अशुद्धियां हटाने में शक्कर हमने देखी है, शक्कर का कलर स्टार्टिंग में जितना वाइट हम शक्कर को देखते हैं उतना वाइट नहीं होता। अगर शक्कर को फिल्टर ना किया जाए, उसे प्रोसेस ना किया जाए तो शक्कर येलो कलर की होती है। क्लियर है? तो देखो ये व्हाइट शक्कर कैसे बनती है मैं बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले क्या करते हैं, शक्कर का जो विलियन होता है उसका सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन का कलर ऑब्वियसली येलो होगा क्योंकि शक्कर भी कैसी थी, येलो थी। अब क्या होगा, इस येलो कलर को हमें सॉल्यूशन से रिमूव करना है, तब काम में लेते हैं हम जानतव चारकोल या फिर एनिमल चारकोल। जानतव चारकोल, एनिमल चारकोल क्या होता है, समझो कि कोई जानवर है जो कि सड़क किनारे मर जाता है, उसको गाड़ी आती है डाल के ले जाती है, फिर उसके बाद उसकी जो हड्डियां होती हैं उसका चूरा बना के इसे बनाया जाता है जानतव चारकोल को।
अब इस हड्डियों के चूरे को शक्कर के विलयन में डाल दिया जाता है। शक्कर के विलयन में जब इसे डाला जाता है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये शक्कर के विलयन का जो कलर होता है उसे अधिशोषित कर लेता है। तो ये जो कलर होता है ये तो आपका हड्डियों के चूरे पे आके चिपक जाता है और विलयन पुनः द्रव रंगहीन कलर का हो जाता है, ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और फिर इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन से क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू शक्कर को बना दिया जाता है और एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर शक्कर बन जाती है और हड्डियों का चूरा अलग कर लिया जाता है और शक्कर अलग कर ली जाती है। इसके बाद अगला है आपका आयन विनिमय विधि। आयन विनिमय विधि मैंने आपको 11th क्लास में बताई थी, जब हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ रहे थे, पानी की कठोरता पढ़ रहे थे, तब वहाँ पे एक जियोलाइट आया था। उसके अंदर जो आयन विनिमय विधि थी वो की वही यहाँ पे है। जो हार्डनेस ऑफ वाटर होती है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, उसको रिमूव करने के लिए हम लोग आयन विनिमय विधि काम में लेते हैं। इसके अंदर जो पानी के अंदर विलायक होते हैं उसके अणु, विलेय के जो अणु होते हैं वो किसी एडजोबेंट पर, किसी अधिशोषक की सतह पर अधिशोषित होते हैं और उसके अंदर से आयन्स को बदल दिया जाता है, जिससे कि पानी के अंदर जो कठोरता फैलाने वाले आयन थे वो हट के अब दूसरे आयन आ जाते हैं और पानी कठोर नहीं रहता है। इसके बाद है पूर्ण निर्वात बनाने में। देखो बच्चों, जैसा कि क्या होता है, अब हमें कई बार क्या होता है, कहीं पे वैक्यूम की नीड होती है। निर्वात होता है वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम की नीड होती है तो हम लोग ट्राई करते हैं कि वैक्यूम बन जाए, तो हम पंप लगा के वहां से सारी की सारी एयर को सक कर लेते हैं या हटा लेते हैं, ओके। लेकिन फिर भी कुछ अमाउंट में गैसेस वगैरह वहां पे रह जाती हैं। अगर हमें टोटल वैक्यूम की नीड है, टोटल वैक्यूम, किसी एक्सपेरिमेंट में टोटल वैक्यूम की नीड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, देखो मैं बताता हूँ। वहाँ पे हमें थोड़े से अमाउंट में CaCl2 या फिर सिलिका जेल या फिर एक्टिवेटेड चारकोल रखना पड़ेगा। अब जब आप वैक्यूम क्रिएट करोगे तो जितनी एयर आप सक कर सकते थे सक्शन के थ्रू, वहाँ से आपने हटा दी, लेकिन कुछ अमाउंट में अगर एयर बची भी है तो वो क्या होगी, उस CaCl2 के द्वारा या फिर उसके थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगी और टोटल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है आपका इन क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस है, मैंने आपको मात्रात्मक और गुणात्मक विश्लेषण भी पढ़ाए थे 11th क्लास में, उसमें बताया था कि क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। क्रोमेटोग्राफी हमने वहाँ भी पढ़ी थी। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कि मात्रात्मक गुणों का हमें पता चलता है। जब हम किसी पदार्थ का विश्लेषण करते हैं तो दो तरह का विश्लेषण होता है, मात्रात्मक विश्लेषण और गुणात्मक विश्लेषण। तो मात्रात्मक विश्लेषण में तो हमें मात्रा के बारे में पता चलता है, गुणात्मक विश्लेषण में गुणों के बारे में पता चलता है। सॉरी, क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक गुणात्मक विश्लेषण है, गलती से मैंने मात्रात्मक कह दिया था, वह एक गुणात्मक विश्लेषण है। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी मिक्सचर्स को सेपरेट करते हैं जो कि इजीली सेपरेट नहीं हो सकता। जस्ट सपोज आपके पेन की इंक है या फिर जो हमारे प्लांट होते हैं उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल को अगर हमें सेपरेट करना हो, क्लोरोफिल ऐसा नहीं है कि एक सिंगल क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल भी कई टाइप की क्लोरोफिल से मिलके बना होता है, क्लियर है। तो इसकी डिस्कवरी कैसी हुई, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक के थ्रू हुई। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सिलिका जेल एक एड्सॉर्प्शन होता है, एड्सॉर्बिंग मटेरियल है सिलिका जेल, वो आपको उसकी प्लेट बना के उसको बनाना पड़ता है और फिर ये पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। और इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जैसे आप क्लोरोफिल की स्टडी कर रहे हो, है ना, उसको पढ़ रहे हो, तो क्लोरोफिल को ये एड्सॉर्ब होगा धीरे धीरे उसकी सतह पर और धीरे धीरे क्या होगा, अपने अपने कलर्स में, अलग अलग कलर्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो क्रोमेटोग्राफी से हम क्या पता लगाते हैं, क्रोमेटोग्राफी से हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से इसमें मटेरियल प्रेजेंट है एक मिक्सचर के अंदर, तो उसके अंदर काम में आती है आपकी क्रोमेटोग्राफी। उसके बाद बच्चों अगला टॉपिक है आपका उत्प्रेरक। उत्प्रेरक देखो, जैसा कि आप लोग पहले भी छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं, मतलब घटाते या बढ़ाते हैं, किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, वह भौतिक व रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हैं, उन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। यहाँ पे उत्प्रेरक आप लोग बहुत डिटेल से पढ़ोगे कि भाई कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं, उनके क्या क्या टाइप होते हैं, प्लस उत्प्रेरक की क्या क्या विशेषताएं होती हैं और ये किस तरीके से अभिक्रिया के वेग को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। इसके लिए थ्योरी दी गई है आपकी क्रांतिक टक्कर सिद्धांत, और भी कई सारी थ्योरियां हैं, वो सारी थ्योरियां मैं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे उत्प्रेरक के प्रकार बताऊंगा सब। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उत्प्रेरकों के प्रकार कौन कौन से हैं। उत्प्रेरक देखो जनरली 5 टाइप्स के आप पढ़ोगे। फर्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ
देयर इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि किसके आधार पर, अभिक्रिया की दर को घटाने और बढ़ाने के आधार पर। अभिक्रिया की दर को घटाने वाले और बढ़ाने वाले उत्प्रेरकों के आधार पर उत्प्रेरकों को हम दो भागों में बांटते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक और धनात्मक उत्प्रेरक। फिर आएगा आपका उनकी अवस्था के आधार पर। अवस्था के आधार पर उत्प्रेरकों को हम दो में बांट सकते हैं। अगेन वो कौन कौन से होंगे, सामांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक। फिर उसके बाद में आएगा आपका अवस्था के बाद में आएगा आपका स्वतः उत्प्रेरक और प्रेरित उत्प्रेरक और जैव उत्प्रेरक। ठीक है, तो ये सब उत्प्रेरकों के प्रकार हम पढ़ेंगे कि ये उत्प्रेरक कौन कौन से हैं और उत्प्रेरक किस तरीके से कार्य करते हैं, उनकी विधि भी हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर फिनिश होता है।